वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी वाई क्यू सीरीज है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे परीक्षा आपकी नेट की हो, सेट की हो या फिर एपी की हो। ठीक है, तो हर एक परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तो वो रहेगा तर्क और स्थापना। ठीक है, कथन और अभिकथन वाला। कथन और करण वाला अलग अलग टाइप के होते हैं, मेन इसका रहता है तर्क और स्थापना वाला। ठीक है, तो इनको हम आज यहाँ पर आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। तो ये 2020 से लेकर 2024 तक जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हुई है, वहां से ये संकलित किया है मैंने। तो कोई भी परीक्षा होगी तो आपको परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होंगे ये। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का देखिए सुविचार क्या है। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है या खराब हो जाता है। इसलिए आपने रुकना नहीं है, थमना नहीं है, निरंतर मेहनत करते रहना है। आपकी मेहनत एक दिन सार्थक जरूर होगी। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अभिकथन क्या है यहाँ। तो अभिकथन है, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण क्या है। कारण है, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे प्रबल कारण है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा उपयुक्त होगा। क्या ये दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है। क्या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। क्या ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्या ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो सही विकल्प बताना है यहाँ। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। देख लेते हैं एक बार फिर से। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सही है ये। फिर है, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो ये भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा यूजीसी नेट सेट हिंदी के लिए पेड व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इनमें एनरोल होना चाहते हैं तो एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको हर दिन एक वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है, एक दिन हर दिन एक वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, नेट से संबंधित होगा वो। इसी के साथ साथ स्टडी मैटर आपको डेली वहां पर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगला है, देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो देखना है इसमें अभिकथन क्या दिया गया है यहाँ। अभिकथन है, गांधी जी के सभी गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे। इसलिए उनकी भाषा में कहीं वैदिकता वैदिकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा और परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों से हुई है। कारण क्या है, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की। तो सही विकल्प बताना था यहाँ पर। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। जितना ज्यादा आप इनको पढ़ते हैं ना, इतने ज्यादा आपको ये याद हो जाते हैं। तथ्य याद रखने हैं, क्यों, कैसे, किस लिए करके जोड़ सकते हैं आप इसको। जैसे क्या है, गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे। बिल्कुल सही, गांधी जी ने हर एक चीज अनुभव की थी। तो ये है, इसलिए उनकी भाषा में वही वैदिकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है। उपनिषदों को भी गांधी जी काफी मानते थे, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों से भरी है। बिल्कुल सही कथन होगा ये। फिर अब, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो ये भी सही कथन हो जाएगा। दोनों सही कथन है। अगर आप दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे ना, अपने आप आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को अधिक से अधिक ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसी के साथ साथ जो डॉक्टर नगेंद्र का संपादित इतिहास है उसको भी पढ़ना चाहिए। हमारी टीम के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर एक सीरीज भी चलाई गई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो उसे देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न वहाँ से रिपीट होते हैं परीक्षा में। अगला जो प्रश्न है यहाँ क्या पूछा गया इसमें, नीचे दो कथन दिए गए हैं, यही है अभिकथन और कारण वाला।
देखिए अभिकथन क्या है, आपका बंटी उपन्यास विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाही बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। कारण क्या है, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते भी बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो यहाँ क्या सही होगा, ये देखिए, जो ये नया पाठ्यक्रम लगा हुआ है नेट में, तो वहां से ये प्रश्न उठाया। अगर आपने आपका बंटी उपन्यास पढ़ा होगा तो आप इजीली इसे ठीक कर सकते हो। पहले हम अभिकथन देख लेते हैं। आपका बंटी उपन्यास विवाह की असफलता, तलाक और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाही बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। बिल्कुल, यहाँ देखिए आपको पता ही होगा यह हर एक चीज कि जब दो बड़े हाथी लड़ते हैं तो छोटे छोटे बीच में जो जंतु होते हैं वो कुचले जाते हैं। गलत उदाहरण दे रहा हूँ फिर भी बता रहा हूँ। जब घर में माँ बाप लड़ते हैं ना, तो उसमें कौन मतलब पीसता है, बच्चे पीसते हैं इसमें। क्यों? अगर माँ लड़ेगी वो भी अपना काम छोड़ देगी और बच्चों की केयर करना छोड़ देगी, पिता लड़ेंगे वो भी ऐसा छोड़ देता है। तो यही उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि बंटी के माँ बाप जब लड़ते हैं, दोनों का तलाक होता है, तो इसमें भोगना किसे पड़ता है, बंटी को भोगना पड़ता है। पिता के साथ भी उसकी खटपट हो जाती है, माता के साथ भी। क्यों? क्योंकि वो दोनों को एक साथ रहना, एक साथ रहते देखना चाहिए चाहता था, ना कि वो किसी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ इन दोनों को देखना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान बंटी को होता है। ये अभिकथन तो ठीक था। कारण क्या था, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते हुए भी बिना माँ का हो गया। क्यों? इसलिए वो दोनों अलग अलग रहने लगे थे। इसलिए दोनों की, उसके माँ बाप दोनों जिंदा थे परंतु दोनों अलग अलग रह गए थे। जब वो पिता के साथ रहता तो उसकी माँ उसके साथ नहीं थी, जब वो माँ के साथ रहता तो उसके पिता उसके साथ नहीं थे। तो अंततः उसे क्या मिला, भटकाव मिला, बिल्कुल सही, असमंजस मिला और अकेलापन मिला। तो अगर हम इन दोनों क्वेश्चनों दोनों कथनों को रिलेट करते हैं तो ये क्या निकलता है कि दोनों कथन सही है, आर ए की व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, यहाँ से देखिए एक एक प्रश्न का निर्माण होता है। अगर इससे एक प्रश्न आपको सीधा ऐसा पूछा जाएगा कि आपका बंटी उपन्यास में क्या क्या असफलताएं दिखाई गई, क्या क्या मेन विषय हैं। असफलता है, विवाह की असफलता है, तलाक इत्यादि बताया गया है। और उससे नुकसान किसको होता है, तो नुकसान होता है आपके जो बंटी को होता है नुकसान। तो ये ध्यान रखिए आप। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। ये उछल क्यों रहा है? सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने 2 अंक है? नजीर, माहिर और चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। दूसरा कथन है, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः काल 9 बजे से शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि बीत जाती है। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा होगा? तो सही कथन होगा विकल्प 4 वाला। क्या है इसमें? कथन एक है यहाँ पर असत्य, कथन 2 है यहाँ पर सत्य। कथन एक क्या है, सिंदूर की होली में कुल 2 नाटक है, नहीं, गलत होगा ये। नजीर, माहिर, चंद्रकला और कृष्ण लाल इसके पात्र हैं, ये वाला असंगत विकल्प होगा। फिर कथन 2 है, ये सही होगा कि सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः काल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि बीत जाती है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भी कथन, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है ना। सारे यहाँ पर अभिकथन और कारण वाले हैं। अभिकथन देख लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। कारण क्या है? एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो क्या सही होगा? तो ये देखिए विकल्प ए यहाँ पर सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। एक बार फिर से हम देख लेंगे इसको, क्योंकि बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि भविष्य में अगर प्रश्न बने तो आप ठीक कर लें यहाँ से। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों को एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है, बिल्कुल सही।
एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ये भी सत्य होगा यहाँ। तो इस कारण यहाँ पर ए और आर दोनों सही होंगे। अगला कथन है यहाँ पर, अगला प्रश्न, अभिकथन देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबेजी का चिट्ठा की परंपरा विद्या निवास मिशन ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को लिखी चिट्ठियां हैं। और इसमें कारण क्या है? ललित निबंध की विविध शैलियां विद्या निवास मिश्र के हाथों में जीवित हुई हैं। ठीक है, तो सही क्या होगा यहाँ पर? ए और आर दोनों सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं ये बालमुकुंद गुप्त के हैं, इनके नहीं हैं, विद्या निवास मिश्र के। ललित निबंध की विविध शैलियां विद्या निवास मिश्र के हाथों जीवित हुई नहीं, कई अन्य और निबंधकार थे, उन्होंने भी अपना इसमें सहयोग दिया है। इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा ए और आर दोनों सही। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं तथा दुबेजी का चिट्ठा की परंपरा विद्या निवास मिश्र ने ब्रह्मानंद नाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं। ठीक है, एक बार देखिए दोबारा से, जो शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबेजी का चिट्ठा की परंपरा में विद्या निवास मिशन ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं, ये तो सही है, परंतु व्याख्या इसकी सही नहीं होगी। ठीक है ना, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चिट्ठों की बात हो रही थी, चिट्ठियों की बात हो रही थी, यहाँ पर सीधे निबंध पे पहुंच गए, इसलिए ये सही नहीं है। अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ, अभिकथन है, यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की ओर जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। इसका कारण क्या है? यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहर होती है उतनी ही भीतर भी। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही होगा। अगर हम कथन देखें यहाँ पर तो ये होगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि यहाँ पर यात्राओं पे ही वर्णन किया गया है। यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की ओर जाती हैं, बाहर की ओर होगा यहाँ पर, और बाहर की ओर जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर, ये भी सही है। और कारण क्या है? यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति का ही यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी भी होती है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे और दोनों की व्याख्या भी सही होगी। फिर यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाले ही हैं। अभिकथन क्या है? वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं होता। और कारण क्या है? क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए वाला। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्या है अभिकथन? वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है, सही है ये। कारण क्या है? क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में ही होती है, सही होगा ये भी। अगला देखिए, अभिकथन क्या दिया गया है? नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो ये भी सही होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ सी, ए सत्य है, आर असत्य है। ए में क्या दिया गया है? नाटक का एक
एक उद्देश्य क्या होता है? जनोपदेश, अर्थात जन सामान्य को एक तरह से उपदेश देना। सही है ये। कारण क्या है? क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। ये गलत है। सिर्फ उपदेश के सिवाय कोई और बात नहीं हो सकती, नहीं। उपदेश तो होता ही होता है, साथ में कई अन्य चीजें वहां पर प्रस्तुत की जाती हैं, इसलिए आर गलत होगा। यहां पर देखिए अभिकथन क्या है अगले प्रश्न में। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका विकल्प सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य होगा। ए में क्या है? ए किस प्रकार से सत्य है? स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। बिल्कुल, स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण क्या है? क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। नहीं, ये विरोधी क्यों होगा? ठीक है ना, तो इस कारण ए तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा, लेकिन आर असत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर अभिकथन क्या है। यहाँ दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अंबेडकर का दर्शन है। कारण, क्योंकि अंबेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। तो यहां पर जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। सी में क्या है? ए सत्य है, आर असत्य है। क्यों है ये भी देख लेते हैं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अंबेडकर का दर्शन है। बिल्कुल सही। गलत क्यों है ये आर? क्योंकि अंबेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। नहीं, अंबेडकर दर्शन काफी विस्तृत है। इसमें कोई भी अपने विचार कोई भी अपने विमर्श हेतु इसे ले सकता है, अपने विचार यहाँ पर कर सकता है, इसलिए ये असंगत होगा। फिर अगला देखिए, यहाँ नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन देख लेते हैं। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। उपन्यास क्या करता है? मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण क्या है? क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो यहां पर क्या सही होगा? तो सही होगा विकल्प डी। ए यहां पर असत्य होगा, आर सत्य होगा। क्या है ए? उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। गलत है। क्यों है गलत? जो उपन्यास है मानवेतर चित्रण का निषेध नहीं करता है, मानव से हटकर भी यहाँ पर चीजों का प्रस्तुत होता है उपन्यासों में। ठीक ना, इसलिए ये गलत होगा। सभी चीजों का ये वर्णन करता है। आर क्यों सही है? क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। बिल्कुल, देखिए विशेष बल देता है जरूर, परंतु निषेध नहीं करता ये मानवेतर चीजों का। मानवेतर चीजों को अपने साथ संजोता है और मानव को भी संजोता है, मानव पर विशेष बल देता है। ये सही होगा। अगला है यहाँ, इसका देखिए अभिकथन क्या दिया गया है। फ्राइड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ? सही विकल्प होगा विकल्प ए। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। देख लेते हैं अभिकथन। ए और आर कैसे ठीक है? फ्राइड मानते हैं। कौन मानते हैं? फ्राइड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। फ्राइड के अनुसार बिल्कुल सही है ये, फ्राइड ने सही माना है। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है, ये फ्राइड ने माना है, तो इसलिए ये दोनों सत्य कथन हो जाएंगे। आपने फ्राइड को पढ़ा ही हो जब आप बीएड कर रहे थे ना, साइकोलॉजी में, वहां पर है ये। और हिंदी साहित्य में भी साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए यहाँ कारण क्या है, अभिकथन क्या है। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। जो मार्क्सवाद है ये साहित्य सृजन का प्रधान कारण क्या मानता है? श्रम को मानता है। कारण कारण है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो सही विकल्प क्या होगा? तो सही होगा यहाँ पर विकल्प सी। ए सत्य है, आर असत्य है। ए किस तरह से सत्य है? मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण किसे मानता है? श्रम को। हर कर्म के लिए श्रम महत्वपूर्ण है, तो इसमें भी ये सही तो होगा ही होगा, श्रम को महत्व दिया गया है। फिर एक आर कारण, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। परिकल्पना श्रम के बगैर
असंभव तो नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि कल्पना का भी यहाँ पर योगदान होता है, श्रम भी होगा, कल्पना भी, दोनों के मिश्रण से कार्य चलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अभिकथन तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा, जो कारण है ये असत्य हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, यहाँ पर क्या अभिकथन दिया गया है, तो यहाँ पर कहा गया है कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। कारण, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। तो यहाँ पर जो सत्य विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सी। ए यहाँ पर सही है, आर सही नहीं है, आर असत्य है। देख लेते हैं क्यों कथन सही और असंगत है यहाँ पर। तो देखिए, कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, बिल्कुल सही। बिना कल्पना के काव्य की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि कल्पना तो एक आधार होता है ना। अगर मान लीजिए आपने कुछ कविता लिखनी है, कोई भी गीत लिखना है, कोई भी कहानी लिखनी है, उपन्यास लिखना है, आपके पीछे मन में एक कल्पना चलती रहती है। ठीक है, ये तो सही है, साधन है। कल्पना कार्य कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है, साध्य नहीं है, साधन है ये। ठीक है, साधन होगा। ये दोनों इस प्रकार से, ये ए सही हो जाएगा, आर संगत होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, कारण, क्योंकि रस, माधुर्य, लालित्य आदि सभी भाव कल्पना से जुड़े हैं। अगला देखिए, यहाँ पर आगे क्या पूछा गया है। अभिकथन है, जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो यहाँ सत्य कौन सा होगा, तो सत्य हो जाएगा विकल्प ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। देख लेते हैं ए और आर कैसे सही है। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, बिल्कुल। जैसे कि कोई कहानी किसी के द्वारा लिखी गई है, किसी रचनाकार के द्वारा, मैं उसका अर्थ अपने हिसाब से निकालूंगा। ठीक है, अगर आप उसे पढ़ते हैं, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं ना, मूवी में जो भावनाएं होती हैं, कोई इतना गहराई से मूवी में डूब जाता है कि वो रोने लगता है। जो वहां पर अभिनय करते हैं ना पात्र, उनकी उनको अपने आप स्वयं को मान लेता है और रोने लग जाता है। और साथ में ही उसका मित्र या उसकी सहेली बैठी होती है, वो नहीं रोती। क्यों? क्योंकि उसके सोचने का नजरिया कुछ अलग होता है उस अभिनय के प्रति। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर सही होगा पहला, इसलिए क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है ना, यही बात तो कही मैंने कि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है, इसके बहु अर्थ निकलते हैं, इसलिए ये सही, ये भी सत्य होगा। और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या भी है। तो यहाँ देख लेते हैं, जॉक देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रखना आपने याद, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये है जॉक देरिदा। जॉक देरिदा का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ? अल्जीरिया में, अल्जीरिया में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था फूको अल्थ यूरस, फूको अल्थ यूरस ऑफ ग्रामोटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस, राइट एंड डिफरेंस 1978 में आई थी पुस्तक इनकी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। पॉल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक है। कौन? जो पॉल द मान है, ये विखंडनवाद के प्रबल या प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, अर्थात अभिकथन और कारण वाला ये प्रश्न है। अभिकथन क्या है यहाँ?
कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कारण, मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा असंगत होगा। तो देखिए, जो कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, बिल्कुल सही, ये माना गया है ऐसा। और कारण क्या है? मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। तो ये भी सत्य है। इस कारण से विकल्प ए और आर दोनों सही होंगे। ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ इसमें क्या पूछा गया है। कथन क्या है? कथन एक है, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। कथन दो, लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पे सही विकल्प देखते हैं हम, कौन सा होगा। तो वो हो जाएगा विकल्प सी। सी में है साहित्य में लोक ही प्रमाण है। साहित्य में लोक ही प्रमाण है, सत्य है। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता नहीं होती है लोक साहित्य में। शास्त्रीयता लोक साहित्य में निषेध होती है। ठीक है, तो इसलिए कथन एक तो सत्य होगा, कथन दो यहाँ पर असत्य होगा। लोक साहित्य में कुछ भी शास्त्रीय चीजों को कोई भी स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये असंगत है यहाँ। अगला देखिए, कथन एक क्या है यहाँ पर, स्त्री विमर्श के कारण स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री क्या है? केवल जैविक उत्पत्ति। ठीक है। कथन दो क्या है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। तो यहां पर सत्य क्या होगा? तो यहां पर होगा आपका स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। स्त्री विमर्श है ना, अगर इसमें ही ये माना जाए कि स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है तो ये संगत होगा नहीं। स्त्री विमर्श की बात की जा रही है तो इस तरह की धारणाएं तो यहाँ पर स्थापित नहीं की जाएंगी, इसलिए ये असत्य है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती, तो ये भी असंगत है, ये भी ऐसा नहीं है कुछ यहाँ पर। इसलिए कथन एक और कथन दो दोनों गलत होंगे। अगला देखिए, कथन क्या दिया गया है। स्थापना है यहाँ पर, कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क क्या है? इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्जवल रस में होता है। तो क्या उत्तर होगा यहाँ? तो उत्तर होगा यहाँ पर दोनों सत्य होंगे। कैसे? कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, बिल्कुल सत्य है ये तो। तर्क, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्जवल रस में होता है, ये भी सत्य है। इस प्रकार से विकल्प डी यहां पर सत्य होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है कथन, इसमें क्या है? छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। कथन दो, वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। तो कौन सा विकल्प यहां सही होगा? वो होगा विकल्प बी। कथन ए और कथन दो दोनों गलत हैं। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। अगर आपने छायावाद पढ़ा, आपको लगता है कि यहाँ पर श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया है? नहीं किया ना, तो कैसे सत्य होगा ये? तो असंगत होगा ये। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी, तो ये भी यहाँ पर असंगत होगा। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी। कथन ए और आर, कथन एक और दो गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना है यहाँ पर, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। क्या है स्थापना? काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं
सामान्य जन ही हो सकता है। तर्क, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। तो अगर हम इसे देखते हैं, यहां पर होगा ए गलत है, आर सत्य है। ए किस प्रकार से गलत है, मैंने यहां पर जोर भी दिया था। काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं, सामान्य जन ही हो सकता है। नहीं, काव्य का आलंबन दोनों हो सकते हैं। आलंबन जो है ना, दोनों होते हैं, सिर्फ सामान्य जन नहीं। व्यक्ति विशेष किसी सामान्य को ज्यादा महत्व दे सकता है, परंतु ये ही नहीं होगा। ठीक है ना, अपने अपने हिसाब से सारे लिख सकते हैं। तो दूसरा जो तर्क है इसका, ये इसलिए सत्य है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। ये बात सत्य है ना, कि विषय इसका मनुष्य ही है। इस प्रकार से सोच सोच के आपको प्रश्न सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर आप सोचोगे तो ये आपको जेआरएफ की ओर ले जा सकते हैं, नेट की ओर ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं, आपने अगर डाउनलोड नहीं कर दिए हैं तो कर लेना। नेट की जो अभी होगी ना परीक्षा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगला स्थापना देखिए, यहां पर स्थापना है शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। तर्क, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत कर रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो यहां पर कौन सा सत्य होगा? तो यहां पर सत्य होगा विकल्प ए। किस प्रकार से? शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। सही बात। तर्क, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। ये भी सत्य होगा। अगला है स्थापना क्या है? कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। तर्क होगा यहाँ पर, इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है। तो यहाँ पर सत्य विकल्प बताना है कि कौन सा सत्य होगा। तो ये होगा यहाँ पर विकल्प बी, कि ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्यों है ए सत्य, देखते हैं। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि साधारणीकरण यहाँ पर आ जाता है। तर्क क्या है? इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता है भाई? खुलता है, तभी तो साधारणीकरण आता है ना, इसलिए ये यहाँ पर संगत होगा। ए सत्य है, आर गलत है। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना है भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। तर्क क्या है? समर्पण भक्ति का मूल है। समर्पण भक्ति का मूल है। तो इसका देख लेते हैं क्या सही होगा। तो सही होगा, दोनों सही हैं इसमें। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता लेन देन का भाव? बिल्कुल सही है ये तो। इसलिए नहीं होता भक्ति में, अगर कोई भगत होता है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं ये करूंगा तो वो मुझे मिल जाए। नहीं, भक्ति में सिर्फ देने का भाव होता है, लेने का नहीं। समर्पण का भाव होता है भक्ति में, पता होगा आपको, ठीक है ना। तो तर्क क्या है? समर्पण भक्ति का मूल है। देखिए ये यहाँ पर है ना, समर्पण ही भक्ति का मूल है। जब तक समर्पण आपके अंदर नहीं आएगा ना, भक्ति कर ही नहीं सकते आप। इस समय आपको कुछ बातें मेरी अटपटी लग रही होंगी, परंतु यही मूल है। हम में अगर समर्पण नाम की चीज नहीं है ना, भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति समर्पण मांगती है। पता है आपको? नहीं पता है तो मैंने बता दिया अभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थापना, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। स्थापना हो गई ये। तर्क क्या है? प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। ठीक, क्या सही होगा यहाँ? तो सही होगा, स्थापना यहाँ पर सही है और तर्क यहाँ पर गलत है। क्यों है ये देख लेते हैं। स्थापना क्यों सही है? प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी अंश होता है। ठीक है, ये तो सही है। कभी कभी की बात कर रहे हैं तो सत्य है ये।
क्योंकि प्रिय के वियोग से जो दुख होता है, कभी कभी इसमें हमें दया या करुणा का भी कुछ अंश मिलता है ना। आपको स्वयं आपको इस चीज का अनुभव होगा, इसमें कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तर्क क्या है? प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। ये सुख का निश्चय कैसे हो गया ये? ठीक है, इसलिए यहां पर यह संगत हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, स्थापना क्या है? दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। स्थापना हो गई ये। तर्क देखिए, दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचारण है। तो क्या होगा यहां पर संगत? तो संगत होगा ए सही है, आर गलत है। किस प्रकार से ए सही है? दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। दुष्कर्म के कई फल हैं, उनमें से एक अपमान भी है। ठीक है, किसी का अपमान करना एक तरह से दुष्कर्म ही होता है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आर गलत क्यों है? दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचार है। नहीं, क्यों करना चाहिए? कोई अगर आपको आपका अपमान कर रहा है तो उसे छोड़कर चले जाना चाहिए अपना अपमान, या तो उन लोगों के साथ बैठो ही नहीं जो आपका अपमान करते हैं, या फिर अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी ना, तो जस्टिफिकेशन नहीं देनी है वहां पर, तुम लोग गए तेल लेने, ये बोलना है। क्यों? क्यों किसी के सामने अपने आप को जस्टिफिकेशन करने की आवश्यकता है? आप सत्य हो तो आप सत्य हो, आप सच्चे हो तो आप सच्चे हो, आप ठीक हो तो आप ठीक हो। किसी गलत के सामने आपको मतलब अपनी जस्टिफिकेशन नहीं देनी है, अपने आप को चरित्रवान सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो ये कहा गया है कि दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचारण है, तो ये सदाचारण नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए यहां पर गलत हो जाएगा। साहित्य में कुछ ऐसी गहरी बातें कही जाती हैं, अगर उनमें कोई अमल लाता है ना, तो वो काफी कुछ सीख लेता है। खैर अगला प्रश्न देखिए, स्थापना है यहां पर, प्रेम का समाजीकरण होता है। प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। शब्दों को महसूस करिए, पिछले प्रश्नों से रिलेट कर रहा है ये। तर्क क्या है? ये प्रश्न रिपीट भी होते हैं, इसलिए आपके समक्ष लाया हूं। तर्क है, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। क्या? प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। अब देखिए गहराई इनकी, इन शब्दों की क्या निकलता है अर्थ। देखिए यहां पर कहा गया है ए सही है, आर गलत है। क्यों आर गलत है, ए सही क्यों है, ये बताता हूं आपको। प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। मैंने पीछे क्या कहा था? समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक चीजें नहीं चलेंगी। प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। समाजीकरण होना चाहिए। जब तक आपका जो प्रेम आप तक ही सीमित रहेगा, तो किस प्रकार से आप किसी से प्रेम कर सकते हैं? कोई आपसे प्रेम कर सकता है? ठीक है, इसलिए प्रेम का समाजीकरण जब तक नहीं हो तब तक उसे भक्ति नहीं कहेंगे। वो सिर्फ प्रेम प्रेम ही रहेगा, आप तक ही सीमित रहेगा। तर्क क्या है? प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। कैसे नहीं है सामाजिक भाव? प्रेम सामाजिक भाव है। ठीक है, ये नहीं की जो बात की ये गलत हो जाएगी यहाँ पर। इस प्रकार से ये तर्क यहाँ पर असंगत होगा। स्थापना सही है, तर्क असंगत है। अगला देखिए, यहाँ पर स्थापना क्या दी गई है? स्थापना दी गई है, बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। तर्क क्या है? तर्क है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। अब देखिए उत्तर देखते हैं इसका। अर्थ, इसका उत्तर है ए यहां पर सही है, आर गलत है। ए क्यों सही है? बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है, बिल्कुल सही है जी। बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। जो बिंब है ना, उसमें अगर अर्थ की संभावना ही नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? मैं अभी आपको उदाहरण देता हूं। मैंने दो मुंह वाला सांप देखा। आपके मन में जब मैंने ये कहा दो मुंह वाला सांप, एक एक बिंब बना होगा ना कि एक सांप है। वैसे तो एक मुंह वाला सांप होता है, परंतु क्या पता सर ने दो मुंह वाला सांप देखा होगा, तो उसकी बात करें तो बिंब बना ना, तो अर्थ की संभावना भी, संभाव्यता भी से निहित हो गई। ठीक है, इसलिए ये सत्य है। इस तरह से भी आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं परीक्षा केंद्र में। तर्क क्या है? क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता है, क्योंकि कुछ बातें मैं इस प्रकार से कह रहा हूँगा
तो उसका अर्थ अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से निकालता है, निश्चित नहीं हो सकता ये। कई बार मैं कुछ कहना अलग चाह रहा हूँ, ठीक है, और आप कुछ और समझ सकते हैं। कई बार मैं व्यंग्यात्मक तरीके से बातें कह रहा हूँ तो उसका अर्थ आप निश्चित वही वही नहीं निकालेंगे कि जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो मैं आपको सेंड करना चाहूंगा वही नहीं होगा उसका अर्थ। आप अपने हिसाब से उसका अर्थ अलग निकाल सकते हो। तो ये है यहाँ पर कहा गया, निश्चित नहीं होता है अर्थ, ठीक है ना, अलग अलग अर्थ निकलता है, इसलिए सी यहाँ पर संगत होगा। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पेजेस और ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़ सकते हैं आप। जो ये पीडीएफ है, जो पेड मेंबर है उनको ये व्हाट्सएप ग्रुप में हूबहू ऑफिशियल आंसर की के साथ सेंड कर दिया जाएगा। जो पेड मेंबर नहीं है उनको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना। प्रश्न देखिए यहाँ पर, स्थापना, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। स्थापना है ये। तर्क क्या है? तर्क हो गया यहाँ पर, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे ये प्रश्न पहले एक एक तथ्यों के साथ पूछे जाते थे और मैंने करवाए भी हैं ये आपको। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर बी, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही होंगी यहाँ। अब देखते हैं कैसे सही है। पहले तो ये ध्यान रखिए, ये कथन किसका होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये पूछा जाता है किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तर्क क्या है? क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है, तो ये भी सत्य होगा यहाँ पर। कविता में क्या है? क्योंकि कविता में कवि का हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। अगला देखिए यहां, स्थापना क्या है? प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते हैं। यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते हैं। तर्क, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। तो सत्य क्या होगा? तो सत्य होगा यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते हैं। यह आदर्शवाद उनके काव्य में, उनकी रचनाओं में, उनकी उपन्यासों में, उनकी कहानियों में झलकता है। क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है, संपूर्ण नहीं है। उन्होंने यथार्थ और आदर्श दोनों को ही अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। श्रेष्ठ भले ही वो आदर्शवाद को मानते हैं, परंतु यथार्थ भी उनके कहानियों में, उनके उपन्यासों में दिखता है। पूस की रात पढ़ोगे आप, कफन आप पढ़ोगे, यहाँ पर आपको दोनों चीजें झलकती हैं, दोनों चीजें वहां पर आपको मिलती हैं। अगला देखिए, स्थापना क्या है? यहाँ स्थापना है, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। तर्क, तर्क क्या है? क्योंकि कला विचारों से पलायन है। क्योंकि कला विचारों से पलायन है। सोचिए, तो यहां पर देखिए उत्तर होगा इसका विकल्प भी। ए और आर दोनों गलत होंगे। किस प्रकार से ए और आर गलत हैं? कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। विचार शून्य हो, आपको ये गलत नहीं लगा शुरू में ही? हाँ, विचार शून्य कैसे हो सकता है ये? तो ये तो गलत हो गया। आर देखते हैं, आर क्यों गलत है? क्योंकि कला विचारों से पलायन है। लगता है आपको कला विचारों से पलायन है? कला विचारों के सहयोग से ही चलती है। जब तक विचारों का सहयोग नहीं होगा तो कैसे चलेगा? इसलिए पलायन तो यहाँ पर बनता ही नहीं है। ठीक है ना, मैंने कहा था ना ये प्रश्न आप सोच समझ के करोगे तो सही हो जाते हैं। ये छोटे छोटे शब्द होते हैं जिन्हें पकड़ना होता है। अगला है यहाँ पर स्थापना। स्थापना में क्या कहा गया है? कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। क्या कहा गया? कहानी जो है ना, ये छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क क्या है इसके पीछे? तर्क है क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है।
क्या होगा इसका सत्य उत्तर? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्यों होगा? ए और आर दोनों सही है। ये ऐसा कहा गया क्यों, देखते हैं। जो कहानी होती है ना, छोटे मुंह बड़ी बात करती है, बिल्कुल सही है ये। क्यों? देखिए, कहानी छोटी सी होती है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी क्या नाम उसमें सीख हमें मिलती हैं, उपदेश हमें मिलती हैं। ठीक है, इसलिए छोटी सी कहानी होती है, कई कई तो 10 लाइनों की कहानी होती है और बड़ी बड़ी मतलब हमें जो आदर्श बता देती है, उपदेश देती है। ठीक है ना, इसलिए छोटे मुंह बड़ी बात कहा गया है। तर्क क्या है? क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। क्या है? देखो, जो मैंने कहा ना वही है। कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। तो ये सत्य होगा, दोनों सत्य है यहाँ पर, ए और आर। अगला देखिए, अगला क्या है? स्थापना क्या दी गई है यहाँ पर? स्थापना है, नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। तर्क क्या है इसके पीछे? तर्क है, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। क्या यहां पर सही होगा? तो सही होगा विकल्प बी। दोनों गलत होंगे यहां पर। क्यों, कैसे गलत हैं? अब देखिए, आपको मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र करवाया है कि नहीं करवाया? अगर आपने वहां पर ध्यान से ये चीजें सुनी है, अरे छोड़ो, ये आप काव्य शास्त्र को छोड़ ही दीजिए। चलो, काव्य शास्त्र को भी रिलेट करता हूँ और जो नॉर्मल चीजें होती वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि नाटक केवल चाक्षुष 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 मतलब आंखों का यज्ञ है, चाक्षुष यज्ञ है। गलत है ये। क्यों? केवल नाटक, केवल की जो बात करी, केवल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। नाटक सिर्फ देखने मात्र के लिए नहीं होते हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में तो हमारे पास टीवी आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, क्या क्या नहीं आया है। ठीक है ना, अब हम इसे देख सकते हैं आंखों के माध्यम से भी। परंतु एक समय था जब ये मौखिक परंपरा के माध्यम से चलते थे नाटक। जैसे कि आपका आदिकाल हो गया, आदिकाल से रीतिकाल, रीतिकाल आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में इस तरह से पहुंचे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, वो तो मौखिक परंपरा से ही नाटकों को इधर से उधर उधर बताते थे। ठीक है, आपने रेडियो देखा होगा ना। रेडियो को अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रेडियो को। रेडियो के माध्यम से नाटक सुने थे हम जब छोटे थे, हम तो रेडियो के माध्यम से सुनते थे। ठीक है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पहले एक ही मतलब संचार का माध्यम था, टेलीफोन और रेडियो। टीवी भी उस समय नहीं होते थे। तो इस प्रकार से ये तो पहले ही असंगत हो गया। फिर तर्क क्या है? क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण है। ये कोई सत्य कथन नहीं है, असंगत है ये भी। क्यों? क्योंकि श्रव्य, जितना नाटकों को रेडियो में सुनने का मजा आता था ना, उतना देखने में मजा नहीं आता है। मेरे मेरे माध्यम से तो मुझे तो ये ठीक लगता है, क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं ना, पूरे तन मन धन से सुन रहे होते हैं। जब देख रहे होते हैं, कई बार हमारा ध्यान कहीं दूसरी तरफ पे होता है। बेशक ये बात बिल्कुल सही है कि जितना योगदान नाटक को सुनने से मिलता है आनंद, उतना ही योगदान देखने से मिलता है। 50-50 है। परंतु यहाँ पर किसी एक को ही महत्व दिया जाए, वो सही नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। ए और आर दोनों सत्य होंगे। जो बात कर रहा था मैं यहाँ पर भरत मुनि की, जो भरत मुनि ने क्या कहा है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी थी? 8। ठीक है, क्यों मानी थी इन्होंने 8? कौन सा रस था जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था? ये बताइएगा। अगर आप इसका उत्तर दे देते हो ना, तो आपको वो उत्तर मिल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए, अगला प्रश्न है स्थापना। स्थापना क्या है यहाँ पर? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। वैसे आप लोग उत्तर नहीं देते हैं, खैर कोशिश करूंगा किसमें उत्तर दें आप सभी। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तर्क क्या है? क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा ए सही है, आर गलत है। ए में क्या है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बिल्कुल सही। आर क्या है? क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। नहीं कहा ना, देखो, क्योंकि हमने पीछे देखा था जब मनुष्यत्तर की बात की जा रही थी कि साहित्य केवल मनुष्य के चरित्र निर्माण का ही कार्य नहीं है, इसमें अन्य चीजें भी होती हैं।
अगला है स्थापना क्या दी गई, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता। सही उत्तर क्या होगा, तो होगा आपका विकल्प बी, ए और आर दोनों सत्य होंगे। ए क्या है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, बिल्कुल सत्य। तर्क, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता, बिल्कुल सही। संवेदना से होता, विज्ञान का संबंध नहीं। विज्ञान विज्ञान है, संवेदना संवेदना है। जहां पर विज्ञान काम नहीं करता वहां पर धर्म संवेदना ये काम करते हैं। आपने सुना ही होगा ये सारा कुछ। तो स्थापना, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। तर्क, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। सही उत्तर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा विकल्प डी, ए और आर दोनों सत्य होंगे। दोपहर को मैं लाइव आ रहा था, 2-3 बार मैंने कोशिश की लाइव आने के लिए, कुछ टेक्निकल इशू था जिस कारण लाइव नहीं आ पाए। ठीक है, तो उस समय वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा हो जाते हैं हताश के 2-3 बार ट्राई की, लाइव ही नहीं आ रहे थे, तो मैं अभी लेट आपको इसका वीडियो बनाकर दे दिया। फिर है अगला, अगला क्या है इसका देख लेते हैं क्यों ये गलत सही है। संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप मानसिक स्वतंत्र नहीं होंगे संस्कृति का विकास नहीं हो सकता। तर्क, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है, बिल्कुल सही है ये भी। अगला है यहाँ पर, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। कितने लोग सहमत है इससे, कमेंट करना आप लोग। स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। तर्क, क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। क्या उत्तर होगा यहाँ पर, बी, बिल्कुल सत्य है दोनों कथन। अब देखिए, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है, कैसे पैदा नहीं होती बनाई जाती है ये कह रहे हैं। ये तो पहले सत्य है, ये भी सत्य है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है, बिल्कुल सत्य कथन है। देखिए ऐसा होता है ना, जब एक बच्चा जब पैदा होता है, छोटे बच्चे को ये कुछ पता नहीं है कि मैं लड़की हूं या लड़का हूं। ठीक है, दोनों जब भी बच्चे छोटे थे ना, एक साथ ट्रीट करते हैं, लड़का भी और लड़की भी। और जब छोटे बच्चों को, जो उसके आसपास के लोग होते हैं, माता पिता, सारे में यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जो एक चीजें यहाँ पर चल पड़ी उसको कह रहा हूँ। जो लड़की होती है ना, उसको ये कहेंगे यार, बच्चे को कहेंगे इसे फ्रॉक दिलवा दे, इसे इसे पिंक कलर के कपड़े दे दे, इसको मतलब लड़कों से इतर चीजें, ये अच्छा लड़की है तो इसको हम कहेंगे कि तू खाना बना, तू सिलाई मशीन सीख, तू नाचना गाना सीख। ठीक है, और लड़का होता है ना, लड़कियों को कहेंगे भाई ये तो लड़का है, इसको तो खेलने के लिए भेजेंगे हम। ठीक है, और इसको अलग अलग कार्य करवाएंगे जो स्त्री से नहीं, लड़की से नहीं करवाएंगे। यही जो भावना होती है कि ये स्त्री, बच्चा तो बच्चा ही पैदा होता है, वो छोटे में मतलब जो नवजात शिशु होता है वो स्त्री पुरुष नहीं होता है, वो होता है एक बच्चा पैदा। अगर आप बच्चे के अंदर इस तरह की भावना व्यक्त करेंगे कि आप लड़के को भी नहीं रोकेंगे किसी कार्य को करने के लिए, और लड़की को भी नहीं कहेंगे कि लड़की को क्या यार तू भी यही कार्य कर जो ये लड़का करता है, तो उसके अंदर भी पुरुषों की तरह भावना व्यक्त होती हैं, भावनाओं का जन्म होता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि स्त्री पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। उसको, स्त्री को ऐसी ऐसी चीज थोप दी जाती हैं जिस कारण वो थोड़ा सा रेस में पीछे हो जाती है पुरुषों के मुकाबले। वैसे वर्तमान स्त्री है ना, आप लोग कम नहीं है, आप लोग तबाही हैं। आप लोग अपने हक को जानते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हो, जो सही है उसका पक्ष करते हो और जो गलत है उसका विरोध भी करते हो। ठीक है ना, ये चीजें अब हो गई है धीरे धीरे, मतलब हर चीज सही होती जा रही है। कहीं पर अगर आपको लगता है कि गलत हो रही है चीजें तो उसका डटकर विरोध करना है। तो तर्क है इसका, क्योंकि समाज उससे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। बिल्कुल कहा ना जो मैंने, जो स्त्री के कार्य होते हैं उसे जन्म से ही कहते हैं कि ये तो लड़की है, इसको तो हम यही कार्य देंगे। अच्छा, खाना बनाने का काम क्या करेगा, लड़की करेगा, लड़का नहीं। लड़का जाएगा बाहर लकड़ी काट के लाएगा। क्यों, लड़की लकड़ी नहीं काट सकती, लड़का खाना नहीं बना सकता। ये भी तो सही है ना, लड़का भी खाना बना सकता है और लड़की भी जंगल से लकड़ी ला सकती है। कुछ एक चीजें जरूर ऐसी होती हैं कि जैसे ये पहले से नियति है, जैसे जो पुरुषों की बॉडी होती है ना, वो स्त्रियों से थोड़ी सी हार्ड होती है। इन द सेंस, जो हार्ड वर्क करने के लिए पुरुष अगर कहीं से लकड़ी लुकड़ी ढो के लाता है तो वो उन्हें थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर सकता है। जो स्त्रियों की शरीर होता है थोड़ा सा कोमल होता है, आपको ये पता ही होगा।
बाकी करने के लिए कुछ भी संभव है, ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक ना, कुछ भी हो सकता है आज के समय में। अगला है स्थापना। देखिए, किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। तर्क, लोभ प्रेम का मूल है। क्या यहां सही विकल्प होगा? ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। देख लेते हैं। स्थापना, किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति का लोभ हो, वो हम सिर्फ बाहर बाहर से लेकर नहीं कर सकते चीजों को एक्सेप्ट, उसका शरीर भी देखना पड़ेगा, उसका हृदय भी देखना पड़ेगा। ये बात है, बाहर और अंदर की चीजें, तभी वो चीजें हो सकती है कि किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी होना चाहिए। ठीक है ये। और तर्क क्या है? लोभ प्रेम का मूल है। लोभ क्या है? प्रेम का मूल। लोभ प्रेम का मूल है। लगता है आपको प्रेम का मूल लोभ है? नहीं, प्रेम का मूल लोभ कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये गलत होगा। अगला देखिए, स्थापना क्या है? भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। स्थापना क्या है? देखिए फिर से, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। तर्क, तर्क क्या दिया गया है? उनके प्रसिद्ध रससूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। किनके? भरत मुनि के रससूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ? तो वो हो जाएगा विकल्प बी। जो यहाँ पर ए तो सही होगा, आर गलत हो जाएगा। ए क्या है? भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस में परिणत होता है। स्थायी भाव ही रस में परिणत होता है। जो स्थायी भाव है, ये रस का, ये एक दूसरे के अभिन्न अंग है। ठीक है ना? रस के साथ स्थायी भाव चलता है, स्थायी भाव के साथ रस चलता है। इसके अगर ये जुदा जुदा होंगे तो ये हमारी चीजें सही नहीं होंगी। तर्क क्या है? उनके प्रसिद्ध रससूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। नहीं, रससूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर तर्क स्थापना। देखिए यहाँ स्थापना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। यहाँ पर क्या है? असंगति अलंकार का उदाहरण है ये। असंगति अलंकार, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कोई चल रहा है बिना पग के, पैरों से, कोई सुन रहा है बिना कानों से। क्या यहाँ पर असंगति अलंकार है? सोचिए। तर्क क्या है? असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है। असंगति अलंकार में क्या होता है? कारण के बिना कार्य हो जाता है। क्या इसका उत्तर होगा? तो उत्तर हो जाएगा, दोनों यहाँ पर गलत हैं, ए और आर। ठीक है, दोनों गलत है ये। एक मिनट वेट करना आप लोग। स्थापना देखिए फिर से, यहाँ पर जो ये था ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, यहाँ पर क्या कहा गया? मैंने क्या कहा? यहाँ पर ये कह रहे हैं असंगति अलंकार है। तो जो ये जो इस नीचे असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो पूरी चीज है, ये जो असंगति अलंकार नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ये गलत है, ये होगा आपका विभावना अलंकार। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, विभावना अलंकार। आज मेरा पेन कुछ काम नहीं कर रहा है। विभावना, विभावना ये लिख लिया। अलंकार अपने आप इसको लगा लेना आप। विभावना अलंकार है ये, यह असंगति नहीं है। और जो नीचे ये विभावना अलंकार की ही व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये रखना आपने याद, विभावना अलंकार है ये।
जो ये पंक्ति है ना, ये कहाँ से ली गई है, ये भी यही बात पूछा जाता है। तो ये ली गई है तुलसीदास के रामचरितमानस से। तुलसीदास कृत रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा, उत्तर दीजिएगा। इसका भी 2 प्रश्न हो गए आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना है यहाँ पर, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। तर्क, उनका व्याकरण एक ही है। एक ही, उनका व्याकरण एक ही है। देखिए, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं, बिल्कुल सही हैं। उनका व्याकरण एक ही है। हाँ, कुछ हद तक उनका व्याकरण एक ही है, परंतु पूर्णतः उनका व्याकरण एक सा नहीं है, कुछ हद तक है। लिपि उनकी अलग अलग है, ठीक है ना। उर्दू की अलग से लिपि है और हिंदी की अलग से लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है ये भी बताइए। प्रश्न संख्या 3। 3 प्रश्न हो गया आपके लिए। अगला है यहाँ, स्थापना, मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, मैथिली भाषा। तर्क, इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या सही होगा? विकल्प डी, मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, सही है ये। और जो तर्क क्या है, इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि होगी? नहीं, जो स्थिति पहले थी वही बनी रहेगी, वृद्धि क्यों होगी। अगला है यहाँ, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन किसका है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का। तर्क क्या दिया गया है? यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो यहां पर देखिए, सही क्या विकल्प होगा, तो वो होगा विकल्प सी। दोनों कथन गलत हैं। क्यों है दोनों कथन गलत? इसलिए हमारे हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, ये कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है। किसका ये कथन होगा? राजा लक्ष्मण सिंह का होगा। लक्ष्मण सिंह का ये कथन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नहीं होगा, लक्ष्मण सिंह का होगा। ये लिख दिया मैंने एल यहाँ पर। तर्क, ये कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध था। नहीं, ये सामंजस्य स्थापित करता है, विरोध में नहीं था ये, इसलिए सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला है, स्थापना देखिए, साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। तर्क, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ क्या सही विकल्प होगा? विकल्प बी। ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है। कैसे हैं गलत? साहित्य सामाजिक साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है, नहीं है ये निषेध। तर्क, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है, मैंने बताया नहीं आपको पीछे ये, तो इसलिए ये तो सही होगा ही नहीं यहाँ पर। अगला देखिए, स्थापना क्या है यहाँ पर, विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। तर्क, क्योंकि समता से विकास असंभव है। तो क्या यहाँ पर सही उत्तर होगा? विकल्प ए। ए सही है, आर गलत है। ए सही कैसे है? विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है, बिल्कुल सही है ये। सुख दुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। जो जीवन का जो एक आधार होता है वो भी सुख दुख ही होता है, ठीक है ना। जीवन में सुख दुख होते हैं, वैसे ही ये है। फिर तर्क, क्योंकि समता से विकास असंभव है। भाई कैसे संभव है? समता से ही संभव नहीं है, विषमता से भी है। जब जीवन में सुख आएगा तभी दुख भी आएगा। जब दुख आएगा तो सुख के महत्व का पता चलेगा। एक दूसरे के प्रति यहाँ पर डेडिकेट है। अगर एक खत्म हो गया ना, अगर दोष खत्म हो गया, तो दोष खत्म हो गया ना, अगर आप सोचो तो आपको सही का पता कैसे पता चलेगा? दोष भी जीवन में होना चाहिए और सही चीजें भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको जीवन में सिर्फ मीठा खाने को ही दिया जाए तो नमकीन का टेस्ट का तो आपको पता ही नहीं होगा कि नमकीन नाम की चीज भी कोई होती है। कड़वे का तो पता ही नहीं चलेगा कड़वा भी कोई कुछ होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें एक तरह से समन्वय बनाकर चलने से ही पता चलती हैं, इसलिए ये गलत होगा दूसरा, आर। अगला देखिए, स्थापना क्या है यहाँ पर, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। तर्क, क्योंकि कला क्योंकि कला सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है।
तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा? दोनों कथन यहाँ पर सत्य होंगे। कैसे? कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। सही है ये। कला क्या है? सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। सही। तर्क, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। बिल्कुल सही। सामाजिक अनुभवों के खिलाफ, सामाजिक अभावों के खिलाफ, सही होगा ये। अगला देखिए, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। तर्क, कारण के सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती। कारण की सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती। क्या सही विकल्प होगा यहाँ पर? सही विकल्प होगा ए सही है, आर गलत है। क्यों है ए सही? इसलिए सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। अगर आपके मन में सब चीजों के प्रति अच्छी भावना होगी तो हर चीज अच्छी ही अच्छी होगी, आपके लिए कोई बुरी चीज नहीं लगेगी। अगर आपके मन में ही कुछ गड़बड़ चीजें होंगी तो आपको हर एक चीज बुरी दिखने लगेगी। ये है कहने का तथ्य। तर्क क्या है? कारण की सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती। तो ये असंगत ही होगा, ये संगत नहीं है। अगला देखिए, स्थापना। नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। तर्क, क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। एकमात्र उद्देश्य यही है, इस पे भी आप सोच सकते हो। जोर दिया ना मैंने अभी, इसलिए जोर दिया। नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। पुरुष सत्ता का निषेध है, बिल्कुल सही है। नारीवाद ही उत्पन्न इसलिए हुआ था कि वो निषेध करे किसी चीज का, किसी चीज का नहीं, पुरुष सत्ता का निषेध करे, क्योंकि बहुत समय से नारियों को दबाया गया था। धीरे धीरे कुछ स्थिति डामाडोल भी होती जा रही है आजकल। पुरुष विमर्श या पुरुषों पे भी कई चीजें लागू होती जा रही हैं जिन्हें नारीवाद के द्वारा रौंदा भी जाता है। आपने ये हाल फिलहाल ये केस भी देखे होंगे। एक एआई इंजीनियर था, उन्हें उनकी पत्नी के द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, कई तरह से टॉर्चर किया जाता था उनसे। आपने ये केस सुना ही होगा तो आपको पता ही होगा, क्या बताएं इसका। आप लोग सारे अपडेटेड हो, आपको पता ही होगा ये सारा। तर्क देखिए, क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि पुरुष सत्ता का निषेध करना। नारीवाद का ये उद्देश्य है कि कहीं पर अगर उन्हें दबाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, तो वो उसका खड़ा होकर विरोध करें, उनका जो हक है वो उन्हें मिले। ये उद्देश्य, दबाना किसी का नहीं है, क्योंकि नारीवाद यही नहीं चाहता। ठीक है ना, इसलिए ये असंगत होगा। तो जो सही विकल्प होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। तर्क, क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। प्रेम दो कौड़ी का होता है। क्या इसका सही विकल्प होगा? विकल्प सी, ए सही है, आर गलत है। प्रेम न बाड़ी उपजे ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम कहाँ पर होता है? आपके हृदय में होता है, इसलिए ये तो सही है। तर्क, क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। नहीं, ये तो ऐसी कही जाती है बातें, दो कौड़ी का नहीं। तो प्रेम तो भाई इसके सामने तो अरबों खरबों खत्म है पैसे। इसके सामने कोई प्रेम की कोई जो मूल्य है ना, प्रेम का कोई मूल्य चुका ही नहीं सकता। तो ये है कथन का अर्थ। तो सी सही विकल्प होगा। अगला है यहाँ पर, स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। तर्क, क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। विकल्प सी में क्या है? ए सही है, आर गलत है। ए क्या है? स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है, बिल्कुल सही। तर्क, क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं, संबंध होता है। क्यों नहीं होता संबंध? कोई संबंध नहीं होता, ये गलत हो जाएगा सरासर। अगला देखिए, अगला है, लोक हृदय के लीन होने का नाम रसदशा है। लोक हृदय के लीन होने का नाम रसदशा है। तर्क क्या है? इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोक धर्मी होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है।
ये सही नहीं होगा। देखिए, स्थापना क्या है? लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। जब लोक हृदय में हृदय का लीन हो जाएगा, सभी में एक ही दशा उत्पन्न हो जाएगी, तो उसे कहा जाता है रस दशा होना, साधारणीकरण कहा जाता है एक तरह से। इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। नहीं, साधारणीकरण होने के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक है। नहीं, नहीं लगेगा यहाँ। ये नहीं, साइड हो जाता हूँ। ठीक है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क, क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न पढ़िए इसको। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। जब आपने पढ़ा, क्या लगा आपको? जब आपने पढ़ा कि आदिकाल आया, आदिकाल के बाद आया भक्ति काल, भक्ति काल के बाद आया रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आया आधुनिक काल। जो आधुनिक काल था ना, उसमें शुरुआत में कौन सा युग आया था? उसमें आया था भारतेंदु युग। समय ही आपको पता है ना इसका क्या है? भारतेंदु, हाँ, समय बताइए क्या है इसका। ये आपका लिए तीसरा चौथा प्रश्न हो गया आज का। भारतेंदु युग का समय बताना है। अगर आपको समय पता है तो आप इसको सही पहले ही कर लेते। जो भारतेंदु युग है, ये आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया सत्य हमारा। उत्तर नहीं बताया मैंने आपको। ये तो हो गया सत्य। फिर तर्क क्या है? क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। कैसे इसमें मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव हो गया? क्योंकि ये रीतिकाल के पश्चात आया ना। रीतिकाल मध्यकालीन भावबोध की धारणा को लेकर चलता था। ठीक है, तो एकदम से चीजों का हम अलगाव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जब रीतिकाल खत्म होने के लिए था, तो उसके पश्चात है आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी जो शुरू शुरू का दौर था, भारतेंदु युग हो गया, उसके बाद द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग तक काफी मध्यकालीन चीजों का एक तरह से जुड़ाव हो था हिंदी साहित्य के साथ, अभी भी है, परंतु उस समय की बात में काफी था। इसलिए ये जो नितांत अभाव कैसे हो गया, नहीं हो सकता ये। भारतेंदु युग तो एक तरह से जुड़ा हुआ ही था रीतिकाल के साथ, तो ये तो असंगत होगा। जो भारतेंदु के पिता थे ना, गिरधारी लाल, अभी मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा, तो वो रीतिकाल के प्रमुख रचनाकारों में से एक थे। तो जब उनके पिता ही रीतिकाल से संबंधित थे, तो वो तो इस चीज से एक तरह से छूट नहीं सकते थे ना पूरी तरह से। कुछ ना कुछ अंश वहां पर तो रहा ही होगा। इसलिए ए सही है, आर गलत है यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, स्थापना, रस ब्रह्म स्वाद सहोदर हैं। तर्क, क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो क्या यहां पर सही होगा? तो सही होगा विकल्प बी। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए कैसे सही है? रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, बिल्कुल रस को यही माना गया है, ब्रह्म स्वाद सहोदर। तर्क क्या है? क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता नहीं, इसमें लौकिक विषयों का तिरोभाव नहीं होता है। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार से आज का ये लेक्चर था हमारा। लगभग हमने 50+ क्वेश्चन डिस्कस किए। एक एक तथ्य यहाँ पर एक एक प्रश्न का निर्माण कर रहा था। ध्यानपूर्वक देखोगे तो भविष्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण ये लेक्चर आपके लिए होगा। ठीक है, तो अब आपकी परीक्षा भी काफी नजदीक आने वाली है। आप लोगों ने अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिए मुझे इस नंबर पे। तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है ना, तो मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा, किसी से अगर नहीं हो रहा होगा तो। वैसे मेरे ख्याल में सभी सभी ने कर लिया हो डाउनलोड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।